वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं संजय राजपूत MGCI के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज हम IMP क्वेश्चन सीरीज के एक अगले चैप्टर जिसका नाम है प्लांट एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी, पादप आकारिकी एवं शारीरिकी चैप्टर के IMP क्वेश्चंस हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं IMP क्वेश्चन सीरीज में बायोलॉजी के अंदर प्लांट एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी के प्रश्न अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सबसे पहला जो प्रश्न आपके सामने आ रहा है वो प्रश्न है, अंतरपुलीय एधा किसकी कोशिकाओं से विकसित होता है? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम डेवलप्स फ्रॉम द सेल्स ऑफ। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, कैम्बियम एधा की अगर हम बात करें तो ये जो है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम या जो कैम्बियम है ये द्वितीयक वृद्धि सेकेंडरी ग्रोथ में क्या करती है? सहायता करती है। इनमें ये जो कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं में कोशिका विभाजन की क्षमता होती है, सेल डिवीजन की कैपेसिटी प्रेजेंट होती है, जिसके कारण ये कोशिकाएं अपने बाहर और अंदर दोनों तरफ कोशिकाओं का क्या करती है? निर्माण करती है। तो आइए देखते हैं अब डाइकोट स्टेम द्विबीजपत्री तने की आंतरिक संरचना में हम समझेंगे कि ये क्या बना रहा है, किससे निर्मित होती है। यहाँ पर यह कोशिका बनाई मैंने, ये द्विबीजपत्री तना बनाया है। यहाँ ये द्विबीजपत्री पौधे का तना। अब इसमें मैं यहाँ पर ये संवहन बंडल, इधर एक ये संवहन बंडल है, इधर एक ये संवहन बंडल है, ऐसे एक संवहन बंडल इधर होगा, 4 संवहन बंडल है। इसमें यहाँ पर ये जो होती है ये कैम्बियम पट्टी है, ये कैम्बियम पट्टी, ये कैम्बियम पट्टी और ये कैम्बियम पट्टी, और एक कैम्बियम इधर होती है। यहाँ पर अगर हम देखें ध्यान से तो ये जो द्विबीजपत्री तना है जिसमें ये कैम्बियम है, ये मज्जा किरण है, मज्जा किरण कैम्बियम, मज्जा किरण पिथ रेस जिसे मेडुलरी रेस भी कहा जाता है, मेडुलरी रेस या पिथ रेस है, और यहाँ पर मज्जा होती है, पिथ होता है। तो यहाँ जो ये इस बाहर की तरफ फ्लोएम और अंदर की तरफ जाइलम, बीच में कैम्बियम की पट्टी होती है, नजर आती है यहाँ पर। तो इस संरचना में अगर हम देखें यहाँ पर कि पूछा क्या है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम अंतरपुलीय एधा जो है वो किन कोशिकाओं से निर्मित होती है, ये पूछा है। पहले समझते हैं इस कैम्बियम को, जो इस पुली के अंदर है, मतलब इस वेस्कुलर बंडल के अंदर है, संवहन बंडल के अंदर है, उसको कहा जाता है अंतःपुलीय एधा, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, अंतःपुलीय एधा। और जो ये पीथ रेज या मेडुलरी रेज जो यहाँ पर कैम्बियम का निर्माण करती है, इस तरह से पट्टी का निर्माण करती है, इस कैम्बियम को नाम दिया जाता है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम इंटरफेसिकुलर कैम्बियम या अंतरपुलीय एधा। और इस अंतरपुलीय एधा का निर्माण कौन करता है? मेडुलरी रेस, मज्जा किरणें करती है। तो मेडुलरी रेस या मज्जा किरणें जो हैं वो किसका निर्माण करती है? इस अंतरपुलीय एधा या इंटरफेसिकुलर कैम्बियम का निर्माण करती है। तो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम का निर्माण कौन करता है? मेडुलरी रेस या अंतरपुलीय एधा। तो इसका ये सही उत्तर है, पढ़ चुके हैं सभी है। अब हम चलते हैं इसके बाद अगले IMP क्वेश्चंस की तरफ। संवहनीय एधा सामान्यता क्या बनाती है? द वेस्कुलर कैम्बियम नॉर्मली गिव राइज टू। वेस्कुलर कैम्बियम साधारणतः क्या बनाती है? तो संवहनीय एधा वेस्कुलर कैम्बियम साधारणतः क्या बनाती है, यह समझ लेते हैं यहाँ से। यह वही द्विबीजपत्री तने की आंतरिक संरचना, ये द्विबीजपत्री तना है, इसी में ये संवहन बंडल बनाएंगे अब हम। यहाँ पर संवहन बंडल एक ये इधर, दूसरा संवहन बंडल, तीसरा संवहन बंडल, चौथा संवहन बंडल, ये संवहन बंडल हो गए हैं। इन संवहन बंडल में अगर हम यहाँ बात करें तो ये बीच में मैं कैम्बियम बना रहा हूँ, ये कैम्बियम पट्टी इधर, ये कैम्बियम पट्टी, ये कैम्बियम पट्टी, ये कैम्बियम पट्टी, ये इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जो है यहाँ पर आएगी, जो मज्जा किरणें बनाएगी, अंतरपुलीय एधा, ये कैम्बियम बन गई पूरी। अब ये कैम्बियम की वलय हो गई। अंदर की तरफ अगर हम देखें यहाँ से तो ये अंदर की तरफ जो होता है, ये अंदर की तरफ है जाइलम,
और बाहर की तरफ क्या है, फ्लोएम, बीच में कैम्बियम की पट्टी। तो कैम्बियम जो यहाँ उपस्थित है, इस कैम्बियम को कहा जाता है वेस्कुलर कैम्बियम संवहनीय एधा। और संवहनीय एधा बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ जो है ये प्राथमिक फ्लोएम है और अंदर की तरफ प्राथमिक जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम, प्राइमरी जाइलम। और ये कैम्बियम बाहर की तरफ बनाती है सेकेंडरी फ्लोएम और अंदर की तरफ बनाएगी सेकेंडरी जाइलम। तो अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम, बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण करती है। अब प्रश्न की तरफ चलते हैं। द वेस्कुलर कैम्बियम नॉर्मली गिव राइज टू, संवहनीय एधा सामान्यतः क्या बनाती है? तो संवहनीय एधा अंदर की तरफ होती है, बाहर की तरफ कॉर्क कैम्बियम या जिसे हम कहते हैं फेलोजन कार्क कैम्बियम जो है वो बाहर की तरफ है। मतलब यहां से अगर हम देखें, ये इधर वाला वर्टेक्स क्षेत्र में जो है यहाँ पर कार्क कैम्बियम होती है, इधर पेरिडर्म, फेलोडर्म, फेलोजन, ये सब इधर बनते हैं, परितक्व सब इधर निर्मित होते हैं। मतलब इस संवहन के अंदर केवल वो एक ही निर्माण करती है, वो किसका निर्माण करती है, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम। जबकि अंदर की तरफ यहां अगर हम ध्यान से देखें, प्राइमरी फ्लोएम, प्राइमरी फ्लोएम तो अभी हमने देखा कहाँ है, बाहर की तरफ, जिसका निर्माण ये नहीं करती है, वेस्कुलर कैम्बियम पहले से मौजूद रहती है। पेरिडर्म जो ऊपर की तरफ है, फेलोडर्म जो भी ऊपर की तरफ है, बाहर की तरफ। तो ये जो वेस्कुलर कैम्बियम नॉर्मली जो है ये सेकेंडरी जाइलम का क्या करती है, निर्माण। द्वितीयक जाइलम या सेकेंडरी जाइलम का क्या होता है, निर्माण। तो ये जो वेस्कुलर कैम्बियम या संवहनीय एधा जो है वो अंदर की तरफ किसका निर्माण करेगी, सेकेंडरी जाइलम या द्वितीयक जाइलम का क्या करती है, निर्माण करती है। तो यहाँ से अगर हम समझे, जैसा मैंने बताया चित्र में कि अंदर की तरफ किसका निर्माण करती है, द्वितीयक जाइलम का, और बाहर की तरफ द्वितीयक फ्लोएम का। बस इसके अलावा प्राथमिक फ्लोएम का निर्माण ये नहीं करती और प्राथमिक जाइलम का भी निर्माण ये कैम्बियम नहीं करती। तो सही उत्तर क्या आएगा, द्वितीयक जाइलम का ये निर्माण करती है, बाकी सारे ऑप्शन उसमें गलत है। तो यहाँ से अब हम चलते हैं, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, द्वितीयक जाइलम सेकेंडरी जाइलम का ये निर्माण करती है। अब हम यहाँ से अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं, आईएमपी क्वेश्चन सीरीज के। आईएमपी क्वेश्चन सीरीज का अगला प्रश्न जो हमारे सामने है, सबसे आवश्यक भोजन निकाला जाता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट फूड्स आर डिराइव्ड फ्रॉम, सबसे आवश्यक भोजन कहाँ से प्राप्त होता है। तो जो हम भोजन करते हैं, मतलब हम गेहूं खाते हैं और इस जो भी हम अनाज ले रहे हैं, ये सब के सब जो है ये क्या है, फ्रूट्स है, फल है। क्या है ये, फ्रूट्स या फल होता है। तो जो भी अनाज हम खा रहे हैं वो सब क्या है, फ्रूट्स या फल। तो ज़्यादातर भोजन किससे प्राप्त होता है, फ्रूट्स या फल से प्राप्त होता है। इसका मतलब ये नहीं कि तना, जड़ और लीफ, पत्ती, जड़, तना और पत्ती, रूट, स्टेम और लीफ, इनसे भोजन प्राप्त नहीं होता, इनसे भी होता है। गन्ने में हम क्या खाते हैं, तना खाते हैं। चाय में हम क्या पीते हैं, चाय की पत्ती पीते हैं। जड़ों में हम शकरकंद खाते हैं। पर इनसे मुख्य भोजन प्राप्त नहीं होता। मुख्य भोजन किससे प्राप्त होता है, फल से। सारे अनाज जो है वो सब क्या है, एक प्रकार का फल ही है। तो ये जो फल है इससे हम मुख्यतः भोजन प्राप्त करते हैं। अगला आईएमपी सीरीज का प्रश्न अब हम देख रहे हैं यहाँ से। अगला प्रश्न है, नारियल का फल किस प्रकार का है। कोकोनट फ्रूट इज अ, कोकोनट फ्रूट का मतलब है कि ऐसा फल, ये जो है इसका सही उत्तर क्या है, अस्टिल फल, ड्रूप फ्रूट्स। ड्रूप फ्रूट्स वो फल होते हैं जिनमें फल की अगर हम भित्ति की बात करें, यहाँ से फल भित्ति की बात करें तो सबसे अंदर वाले, जैसे आम में ये सबसे बाहर की परत, ये दूसरी परत फल भित्ति की, और ये तीसरी परत। तीसरी जो परत होती है जिसे एंडोकार्प कहा जाता है, अंत फल भित्ति कहा जाता है, वो सख्त हो जाती है। इन फल में यह अंत भित्ति क्या हो जाती है, सख्त हो जाती है, और इसके अंदर बीज पाया जाता है। ऐसी जिसमें अंत भित्ति सख्त हो जाए वो सब फल क्या कहलाते हैं, ड्रूप फ्रूट्स या अस्टिल फल कहलाते हैं। जैसे नारियल, हम जब नारियल को चढ़ाते हैं तो जो कड़क भाग होता है वो अंत भित्ति होती जो कि सख्त होती है। वैसे बादाम, वैसे आता है आम, ये सब उदाहरण किसके हैं, ड्रूप फ्रूट या अस्टिल फल के। तो नारियल एक प्रकार का क्या है, ड्रूप फ्रूट या अस्टिल फल है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न जो आईएमपी क्वेश्चन सीरीज का है। एक इंटरनोड लंबे फिलोक्लेड को कहते हैं। वन इंटरनोड लॉन्ग फाइलोक्लेड इज,
एक इंटरनोड। तो हम फाइलोक्लेड पहले ये समझ लेते हैं फाइलोक्लेड क्या है। तो आपने अगर नागफनी या कैक्टस देखा होगा, नागफनी या कैक्टस में इस तरह से जो रेगिस्तान में उगते हैं नागफनी या कैक्टस, इनमें ये होते हैं नोड्स। नागफनी या कैक्टस की अगर हम बात करें तो इसमें पत्तियां कांटों में बदल जाती हैं और तना पत्ती में बदल जाता है और हरा हो जाता है, तना है, और इस पर ये लगे जो है कांटे क्या है, पत्तियां। अपुंस या कैक्टस इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसमें ये सारे जो हैं ये पर्व संधि है जिसे नोड्स कहा जाता है, और नोड्स से ही ये तना जो है ऊपर बढ़ता रहता है। ये अपुंसिया जिसे कहा जाता है फाइलोक्लेड्स या फिलोक्लेड्स जो कहा गया है। पर एक इंटरनोड्स लोग जैसे एस्परेगस है, उसमें ये अगर हम बात करें यहाँ से, उसमें एक ये मुख्य भाग और यहीं से सारे एक ही नोड्स से सबके सब ये निकलते हैं भाग, एक ही नोड्स होती है। वन इंटरनेट्स लॉन्ग होता है, केवल लंबा होता है, और इसे कहा जाता है क्लेडोड। क्या नाम दिया गया है, क्लेडोड। जो एक ही इंटरनोड्स लंबा होता है उसे क्या नाम दिया गया है, क्लेडोड। वो क्लेडोड कहलाता है। ये फाइलोक्लेड का ही एक भाग है जिसे क्या नाम दिया गया है, क्लेडोड। तो फाइलोक्लेड का ही एक भाग क्या है, क्लेडोड। तो क्लेडोड इसका क्या है, सही उत्तर है। ये भी पीएटी में कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, फाइलोक्लेड। तो ये क्लेडोड इसका सही उत्तर है यहाँ प्रश्न के अनुसार। अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं हम। विशिष्ट श्वसन मूलों को उत्पन्न करने वाले तथा सजीव प्रजता दर्शाने वाले पादप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? प्लांट्स विच प्रोड्यूस कैरेक्टरिस्टिक नेमेटोफोर्स एंड शो विविपेरी बिलोंग्स टू। दो बातें हैं यहां से, एक है निमेटोफोर्स और दूसरा है विविपेरी, सजीव प्रजता, और दूसरा है श्वसन मूल निमेटोफोर्स। ये क्या है, इसको समझते फिर समझते हैं यहाँ का जो ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन क्या है, इनको कैसे क्या हल करना है, पहले हम समझ लेते हैं यहां से। ऐसे पौधे जो दलदली एरिया में उगते हैं, मार्सी एरियाज में उगते हैं, ऐसे पौधे, ऐसे पेड़ जो दलदली एरिया में उगते हैं, इन पौधों की जड़ें ऊपर आ जाती है इस तरह से, खूंटे जैसी। ये जो पौधे होते हैं, इन पौधों में ये ऐसी जगह पर उगते हैं जहां पर पानी जो है ये मिट्टी से ऊपर तक भरा होता है। जल जो है वो कहाँ तक भरा है, मिट्टी से ऊपर तक जल भरा होता है। इन एरियाज में, मार्सी एरियाज में जल जो है वो मिट्टी से ऊपर तक भरा होता है। इन परिस्थितियों में ये पौधों में ये जो जड़ें, जिसका मुख्य कार्य है श्वसन करना, रेस्पिरेशन करना, ये जड़ें श्वसन नहीं कर पाती। ये मार्सी एरिया वेस्ट बंगाल के साइड में मिलता है एरिया ऐसा, जहाँ पर पानी जो है वो मिट्टी से ऊपर तक भरा रहता है साल भर, और इन एरियाज को मार्सी एरियाज कहा जाता है। स्वाम्पी एरिया या मार्सी एरियाज कहा जाता है इनको। और इनमें श्वसन करने के लिए ये जो जड़ें हैं, ये जड़ें कहाँ आ जाती है, ऊपर O2 CO2 का क्या करती है, आदान प्रदान। O2 और CO2 का क्या करती है, आदान प्रदान। और इन्हें नाम दिया गया है न्यूमेटोफोर्स। इन जड़ों को नाम क्या दिया गया है, न्यूमेटोफोर्स। इन जड़ों को ही क्या नाम दिया गया है, न्यूमेटोफोर्स। तो न्यूमेटोफोर्स वो जड़ें हैं जो श्वसन करने के लिए कहाँ आ गई है, ऊपर की तरफ। अब ये जो पौधे हैं, दूसरा एक तो न्यूमेटोफोर्स हो गया ये जड़ें, दूसरा है कि विविपेरी दर्शाते हैं। विविपेरी का मतलब होता है कि अगर यहाँ से फल बना और फल नीचे गिरा और वो फल नीचे आया बीज सहित, तो नीचे तो पानी भरा सड़ जाएगा वो बीज। ऐसे में आगे की प्रजाति, आगे का प्रजनन संभव नहीं है। ऐसी परिस्थिति में ये जो बीज है इसका अंकुरण यही पेड़ पर हो जाता है ताकि नीचे कोई गड़बड़ी नहीं हो, और इसको दर्शाते हैं। इसको कहा जाता है विविपेरी के विशेष प्रकार की प्रक्रिया है जो इन पौधों में पाई जाती है। तो ये न्यूमेटोफोर्स और विविपेरी दर्शाने वाले ऐसे पौधे हैं जो मार्सी एरियाज में उगते हैं। तो अब हम यहाँ से प्रश्न देखते हैं कि ये न्यूमेटोफोर्स और विविपेरी दर्शाने वाले पौधे समोद्भिद मीजोफाइट्स
समोद्भिद या जिन्हें क्या कहा गया है, मीजोफाइट्स। समोद्भिद मतलब जिन्हें क्या नाम दिया गया है, मीजोफाइट। समोद्भिद या इन पौधों को क्या कहा गया है, मीजोफाइट्स। मीजोफाइट्स या समोद्भिद जो पौधे होते हैं, मीजोफाइट या समोद्भिद पौधे ऐसे पौधे होते हैं, ऐसा ही उत्तर नहीं है। मीजोफाइट या समोद्भिद ऐसे पौधे होते हैं जो कहाँ उगते हैं, हमारे सामान्य परिस्थितियों में, मतलब ये सही उत्तर नहीं होगा, ये सही उत्तर नहीं है। हेलोफाइट्स, लवणोद्भिद, हेलोफाइट्स इसका सही उत्तर है। यहाँ पर लवण की मात्रा ज़्यादा होती है जहाँ पर ये पौधे उगते हैं, स्वाम्पी एरियाज में निमेटोफोर्स उत्पन्न करते हैं, तो सही उत्तर क्या है, हेलोफाइट्स। सेमोफाइट्स, बालुकोद्भिद, ये रेत में उगने वाले पौधे हैं, सेमोफाइट्स। जलोद्भिद, ये जल में उगने वाले पौधे हैं, हाइड्रोफाइट्स। तो सही उत्तर क्या है, हेलोफाइट्स या लवण मृदोद्भिद जो पौधे हैं, इसका क्या है सही उत्तर। हेलोफाइट्स या लवण मृदोद्भिद जो पौधे हैं उसका क्या है सही उत्तर, किसका, इस प्रश्न का। तो अगला प्रश्न हम देखते हैं, यहाँ का सही उत्तर तो हेलोफाइट्स है, लवण मृदोद्भिद से इसका सही उत्तर है। अगले उत्तर की तरफ चलते हैं हम यहाँ से, अगले प्रश्न की तरफ। यूट्रिकुलेरिया, यूट्रिकुलेरिया जो पौधा है, यूट्रिकुलेरिया की पत्तियां किस में रूपांतरित होती है। लीव्स ऑफ यूट्रिकुलेरिया आर मॉडिफाइड इनटू, यूट्रिकुलेरिया की पत्तियां किस में रूपांतरित होती है। तो ये यूट्रिकुलेरिया और दूसरा एक पौधा है निफेंथिस। एक पौधा क्या है, यूट्रिकुलेरिया, और दूसरा है निफेंथिस। इन्हें कहा जाता है कीट भक्षी पौधे, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ये ऐसी मिट्टी में उगते हैं जहां नाइट्रोजन की कमी होती है, नाइट्रोजन की क्या होती है, कमी, और इस नाइट्रोजन की क्षतिपूर्ति के लिए ये पौधे कीटों का शिकार करते हैं, शिकारी पौधे हो जाते हैं, हंटर प्लांट्स हो जाते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है कीट भक्षी पौधे, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। और इनमें अलग अलग रूपांतरण होते हैं कीटों को अट्रैक्ट करने के लिए, कीटों को पकड़ने के लिए। निफेंथिस में ये पीचर का निर्माण करता है, निफेंथिस, पीचर मतलब घड़े का आकार ले लेता है। और जो यूट्रिकुलेरिया है ये ब्लेडर मतलब एक थैले के नुमा संरचना बनाता है, ऐसी थैले नुमा संरचना, ये थैला बन जाता है यहाँ पर। इसके अंदर जैसे ही कीट प्रवेश करेगा ये थैला क्या हो जाता है, बंद। तो इस प्रकार लीव्स जो है, पत्तियां जो है वो किस में बदल जाती है, ब्लेडर में बदल जाती है, एक थैलेनुमा संरचना में बदल जाती है, ताकि कीटों का क्या किया जा सके, शिकार। किसमें, कीट भक्षी पौधे में यूट्रिकुलेरिया, और उदाहरण क्या है, निफेंथिस। निफेंथिस में पीचर और यूट्रिकुलेरिया में क्या बनेगा, ब्लेडर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ब्लेडर। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है, ब्लेडर। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बोगेनविलिया में कांटे किसका रूपांतरण है। इन बोगेनविलिया थॉर्न्स आर द मॉडिफिकेशंस ऑफ। बोगेनविलिया में कांटे किसका रूपांतरण है। तो बोगेनविलिया जो पौधे हैं, इस पौधे में कांटे रूपांतरण है तने का। इसमें जो तना है वो तना ही कांटों में रूपांतरित हो जाता है, तने का कुछ भाग किसमें रूपांतरित हो गया है, कांटों में। तो बोगेनविलिया में जो कांटे हैं वो किसका रूपांतरण है, तने का रूपांतरण है, ये ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न, बेमोल जोड़े का चयन करें, इसमें से जो जोड़ा सही नहीं है वो बताना आपको। टेप रूट्स, डाइकोट्स, मूसला जड़ तंत्र, द्विबीजपत्री तने में ही मूसला जड़ तंत्र पाया जाता है, मूसला जड़ें पाई जाती है, सही बात है। फाइब्रस रूट सिस्टम, रेशेदार जड़ तंत्र, एक बीजपत्री मोनोकाट्स का एक लक्षण है, ये भी बात सही है। गेहूं वगैरह जो हुए इनमें एक बीजपत्री में फाइब्रस रूट सिस्टम पाया जाता है। स्टिल्ट रूट, सुगर केन, अवस्तंभ जड़ें, गन्ना, ये तो अपस्थानिक जड़ें हैं, और अपस्थानिक जड़ों में गन्ने में क्या होती है, स्टिल्ट रूट होती है, तिरछी जड़ें होती है जो उसके आधार पर लगी होती है गन्ने में, मतलब ये भी सही है। बचा क्या, फेसिकुलेटेड रूट्स जो है कुरकुमा, ये गलत वाला मामला है। तो इसका सही उत्तर क्या है, ये वाला सी। यही इसमें जोड़ा सही नहीं है कि फेसिकुलेटेड रूट जो है वो यहाँ पर गलत उत्तर है।
फेसिकुलेटेड रूट जो है वो कुरकुमा में उपस्थित नहीं है। तो ये इसका हमारा सही उत्तर, बाकी तीनों जो है ये सही जोड़े के रूप में है, मतलब तीनों सही बातें हैं, एक ही बात गलत है, सी वाली। ये इसका उत्तर हो गया। अब हम अगला प्रश्न देख रहे हैं। इडियोब्लास्ट विचित्र कोशिकाएं, ये होती है पेरेनकाइमा, मृदुतक, इडियोब्लास्ट या पेरेनकाइमा जो है वो क्या है, मृदुतक कोशिकाएं हैं। और ये मृदुतक कोशिकाएं विशेष प्रकार का रूपांतरण कर रही है। हमने देखा हवा को ये अपने अंदर संचित करती है, एरेनकाइमा कहा है, क्लोरोफिल को संचित करती है, क्लोरेनकाइमा कहा है इनको। वैसे ही ये कुछ पदार्थों का संचय कर लेती है, इसी कारण इन्हें क्या नाम दिया गया है, इडियोब्लास्ट। तो यहाँ पर देखते हैं, स्क्लेरेनकाइमेटस फाइब्रस फाउंड इन द लेयर ऑफ युक्का, ये तो पूरी तरह गलत है। युक्का की पत्तियों में पाए जाने वाले दृढ़ोत्तक रेशे, दृढ़ोत्तक तो है ही नहीं, ये मृदुतक है, पेरेनकाइमा है। स्पेशलाइज्ड पेरेनकाइमा सेल्स विच कंटेन अर्गेस्टिक सब्सटेंसेस, विशिष्ट मृदुतक कोशिकाएं जिनमें कुछ अजैव पदार्थ पाए जाते हैं, और ये इसका क्या है, सही उत्तर। अगला चेक कर लेते हैं, कोलेनकाइमा, कोणीय मोटाई वाली स्थूल कोणोत्तक कोशिकाएं, कोलेनकाइमा तो है ही नहीं है। क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट फाउंड इन हार्ड फ्रूट्स, कठोर फलों में पाए जाने वाले कैल्शियम ऑक्सलेट के कण, ये भी सही उत्तर नहीं। तो सही उत्तर क्या है, स्पेशलाइज्ड पेरेनकाइमेटस सेल्स विच कंटेन्स अर्गेस्टिक सब्सटेंसेस, विशिष्ट मृदुतकीय कोशिकाएं जिनमें कोशिकीय अजैव पदार्थ पाए जाते हैं। तो ये हमने प्रश्न देखा है, अर्गेस्टोप्लाज्म या अर्गेस्टिक सब्सटेंस जो होते हैं वो एडियोब्लास्ट नामक मधुतक में पाए जाते हैं। तो यह रूपांतरण है मधुतक का, एडियोब्लास्ट, ध्यान रखना इसको। अगला प्रश्न है यहां से, एक बीजपत्री तने के संवहन पुलों में लयजात गुहा, लाइसिजिनस गुहा किसके विघटन द्वारा विकसित होती है। लाइसिजिनस कैविटी इन मोनोकाट स्टेम वेस्कुलर बंडल्स डेवलप्ड बाय द डिसोल्यूशन ऑफ। तो मोनोकाट्स के जो वेस्कुलर बंडल है, ये जैसे मोनोकाट का वेस्कुलर बंडल है, मोनोकाट्स में वेस्कुलर बंडल क्या होते हैं, बिखरे हुए, और ये वेस्कुलर बंडल में जो है फ्लोएम बाहर की तरफ, जाइलम अंदर की तरफ, ये प्रोटोजाइलम, ये मेटाजाइलम, ये प्रोटोजाइलम। तो ये जो प्रोटोजाइलम है, इस प्रोटोजाइलम आदि दारू की कुछ भित्तियां टूट कर ये गुहा निर्मित कर लेती, जैसे 5 पाइप एक साथ हैं, यहां जैसे 5 पाइप है, इन पाइप का ये वाला हिस्सा टूट गया, अंदर की जो क्रॉस वाल थी यहाँ पर ये सब टूट गई क्रॉस वाल, तो ये क्या बन गई, गुहा बन गई, चौड़ी पाइप बन गई। और इस गुहा को नाम क्या दिया है, लाइसिजिनस कैविटी या लाइसिजिनस लयजात गुहा कहा गया है। और ये किसके टूटने से बनती है, आदि दारू प्रोटोजाइलम के डिसोल्यूशन से बनती है। ये प्रोटोजाइलम या आदि दारू के घुलने से ये क्या बनती है, लाइसिजिनस गुहा का निर्माण होता है। तो यहाँ लाइसिजिनस गुहा किसके घुलने से बन रही है, प्रोटोजाइलम के घुलने से बन रही है। अगला प्रश्न देखते हैं, सही उत्तर क्या है इसका, प्रोटोजाइलम आदि दारू। आखिरी प्रश्न देखते हैं, छाल सम्मिलित नहीं करती है, बार्क डज नॉट इंक्लूड। समझ लेते हैं इसको, बार्क या छाल सम्मिलित नहीं करती, क्या है छाल वाला मामला। वही आपको तने की संरचना दिखाई देगी, है द्विबीजपत्री तने की संरचना, क्योंकि द्विबीजपत्री पौधे में ही छाल दिखती है हमको। इसमें अगर हम यहाँ देखें तो ये संवहन बंडल वाला हिस्सा, जिसमें कैम्बियम, जिसको वेस्कुलर कैम्बियम कहा जाता है, और वेस्कुलर कैम्बियम में ये संवहन बंडल, यहाँ जाइलम, यहाँ फ्लोएम। तो देखो यहाँ पर आधुनिक मत के अनुसार बार्क या छाल कहा जाता है वेस्कुलर कैम्बियम, ये वेस्कुलर कैम्बियम है, संवहन एधा
के बाहर वाला पूरा हिस्सा क्या कहलाता है? छाल या बार्क। कोर्टेक्स वाला, वलकुट वाला क्षेत्र पूरा क्या कहलाता है? छाल। संवहन एधा के बाहर वाला पूरा क्या कहलाता है? छाल कहलाता है। तो अब यहां देखते हैं कि प्राथमिक जाइलम, द्वितीयक जाइलम, ये सब इसके अंदर बनेंगे यहाँ, और प्राथमिक फ्लोएम, द्वितीयक फ्लोएम सब बाहर बनेंगे। मतलब प्राथमिक जाइलम और प्राथमिक द्वितीयक जाइलम, प्राइमरी जाइलम एंड सेकेंडरी जाइलम जो है ये कार्ग इसका छाल का हिस्सा या बार्क का हिस्सा नहीं होगी, बाकी सब होगा। अब हम ऑप्शन को चेक करते हैं यहां से। सेकेंडरी जाइलम, बार्क डज नॉट इंक्लूड, छाल सम्मिलित नहीं करती है, तो उत्तर इसका क्या है? द्वितीयक जाइलम। सेकेंडरी फ्लोएम, गलत उत्तर। पेरिडर्म, गलत उत्तर। परिचर्म और द्वितीयक कोशवाय, दोनों उत्तर सही नहीं है, और ए और बी भी सही नहीं है। तो सही उत्तर क्या है? सेकेंडरी जाइलम। बार्क डज नॉट इंक्लूड, सेकेंडरी जाइलम को ये इंक्लूड नहीं करती। देखो यहां से सेकेंडरी जाइलम दिख रही है यहाँ पर, ये सेकेंडरी जाइलम जो है, ये सेकेंडरी जाइलम अंदर की तरफ है, जो कि इसका भाग नहीं होगी। इधर बाकी सब बार्क का भाग होंगे। प्राइमरी फ्लोएम, द्वितीयक फ्लोएम, तृतीयक फ्लोएम, इधर वाला जो है पेरिडर्म, परितक्व, सब कुछ फेलोजन, सब कुछ छाल का भाग है, लेकिन इधर वाला अंदर वाला भाग छाल का भाग नहीं होगा। मतलब प्राथमिक जाइलम, द्वितीयक जाइलम, तृतीयक जाइलम ये भाग नहीं होंगे। तो इसका सही उत्तर जो है वो क्या आएगा? द्वितीयक जाइलम या द्वितीयक दारू, सेकेंडरी जाइलम या द्वितीयक दारू इसका सही उत्तर होगा। तो ये सब यहाँ पर ये जो हमने प्रश्न देखे हैं, ये प्रश्न IMP क्वेश्चन सीरीज के थे। अब अगले लेक्चर में अगला चैप्टर के साथ हम मिलेंगे। थैंक यू सभी को, धन्यवाद।